हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर नंबर 2 में बात करी थी पूरी डेमोग्राफी के बारे में, मतलब हमने करी थी स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जहां पर हमने जाना था कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिले, बहुत सारे टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब तीसरा जो हमारा चैप्टर आता है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, यहाँ पर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ये तो पढ़ लिया भाई हमारी पॉपुलेशन इंडिया कैसी है, क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिलता है, लेकिन हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखना बनता है कि भाई इंडिया में पहले सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या थे और आज के समय में सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। तो अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है कास्ट, फिर आता है ट्राइब और फिर आता है फैमिली। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि ये पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज इस पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन की, जो है कास्ट। तो इसी के साथ हमारा जो आज का पहला और एक लौता टॉपिक आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है तो वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वो है कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। इसमें हम पूरी बात करने वाले हैं कि इंडिया में कास्ट का क्या पूरा चलता है सीन। इससे पहले आगे बढ़े, आपको इसका भी एक छोटा सा इंट्रो और दे देता हूं कि हमने ये जरूर सुना होगा इंडिया में कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत पुराना है। हमने बोलते होंगे कि यार पहले ऐसा चलता था कास्ट सिस्टम, ये चेंजेस आए। और ज्यादातर जब भी हम इंडिया के पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ जो कास्ट सिस्टम आता है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो एक नेगेटिव फॉर्म में हमें सुनाई पड़ता है। लेकिन आपने एक चीज और गौर करी होगी कि आज भी अगर आप कोई फॉर्म भरते तो पर आपसे कास्ट पूछी जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि कास्ट सिस्टम आज भी इंडिया में चल रहा है, मतलब एक तरफ नेगेटिव कास्ट सिस्टम होगा और एक कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे सामने चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये वही कास्ट सिस्टम है या कुछ और है। मतलब जब ये 2 कास्ट की बात करते हैं तो क्या दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है या एक ही बात में चेंज हो गई। ये पूरे टॉपिकों का आंसर हमको मिलेगा ये वाले हमारे चैप्टर में। तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है कास्ट इन द पास्ट। तो जैसा कि टॉपिक से मालूम चल रहा है, इसमें हम इंडिया के पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर हम हमारे पहले टॉपिक कास्ट इन द पास्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कास्ट के बारे में आपने हर कहीं सुना होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह कास्ट की बात होती है। लेकिन अगर रियल कास्ट की डेफिनेशन और इसके रियल इंप्लीमेंटेशन की हम बात करें तो मात्र एक कंट्री हमारे सामने आती है, वो इंडियन रीजन। इंडियन रीजन आप पूरा ले सकते हैं, पहले जो इंडिया का पार्ट था उन कंट्री को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। पूरा इंडिया का जितना रीजन है यहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम एकदम देखने को मिल जाता है। पहली चीज हमें ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर हमें कहीं देखने को इतना नहीं मिलता। और दूसरी बात जो याद करना जरूरी है वो ये है कि हमेशा जब भी कास्ट की बात करी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू सोसाइटी का एक फीचर है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने में आता है कि सिर्फ हिंदू सोसाइटी का फीचर नहीं है इंडिया में, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हमारे सबने भी इसको फॉलो किया, क्रिश्चियनों ने भी इसको फॉलो किया है। मतलब हर रिलीजन में कास्ट सिस्टम हमको इंडिया में देखने मिल जाता है। इसके बाद हमें एक बात अब ये जानना जरूरी है कि कास्ट जो इंग्लिश का वर्ड है ये आया कहाँ से। तो एक पोर्टुगीज वर्ड से आया है कास्टा, CASTA, इस वर्ड से आया है। कास्टा का मीनिंग होता है प्योर ब्रीड। तो इस वर्ड से हमारा कास्ट वर्ड निकल के आ गया। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे तो कास्ट का मतलब कुल मिलाकर होता है जब पीपलों को अलग अलग रीजनों की वजह से डिवाइड किया जाता है। अब वो कलर बेसिस पर भी हो सकता है या फिर कोई और बेसिस पर भी हो सकता है, इसको कास्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात में आते हैं तो इंडिया में इसको बहुत गहराई से लिया जाता है, इसलिए इंडिया के सामने 2 बड़े बड़े टर्म आते हैं। इंडिया में सीधा कास्ट नहीं बोला जाता, सबसे पहला हमारा आता है वर्ण और उसके बाद हमारा आता है जाति। इन दोनों के बारे में आपने अपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, उसमें पूरा डिटेल में दिया है, लेकिन हम सोशियोलॉजी में जितना समझना जरूरी होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कास्ट की तो इंडिया में ऐसा पहले से आ रहा है कि इंडिया में टोटल वर्ण में अगर जो हमारा आएगा कास्ट का पहला पार्ट, तो अगर हम बात करें सबसे पहला हमारा टॉपिक वर्ण की, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारे होते हैं ब्राह्मण, उसके बाद हमारे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हमारे वर्ण का रियल अगर हम एक मीनिंग निकाले तो उसका कलर होता है, लेकिन यहाँ पर कलर से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे सोशियोलॉजी में कलर क्यों दिया हुआ है इसका मीनिंग, तो सिंपल अगर हम और पास्ट में जाए, सोशियोलॉजी में नहीं दिया, लेकिन एक ऐसी थ्योरी आती है कि पहले आर्यन भी इसी वर्ड को यूज करते थे लोगों को कलर बेसिस में डिफरेंशिएट करने में। लेकिन उतना पीछे में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग है वर्ण में लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जहां पर उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं। वहां पर मतलब आपके पर्टिकुलर काम, जैसे अगर हम बोले ब्राह्मण का मेन काम पूजा पाठ रहेगा, क्षत्रिय लड़ाई उसमें जाएंगे, वैसे जो होंगे इनका मेनली बिजनेस टाइप का काम होगा, उसका जो शूद्र हमारे होंगे इनका इन सबको सर्व करने का काम होगा, ये पूरा आता है। इसके बाद हमारे वर्ण में एक और 5वां कैटेगरी भी आता है, 5th कैटेगरी, इसको हम पंचम बोलते हैं। यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो चारों कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए,
या फिर ऐसे लोग हो गए जैसे सपोज करिए हमारे स्लेव हैं जिनको हमने या तो बंदी बना के रख लिया, फॉरेनर हो गए, मतलब कोई भी ऐसे लोग जो पहले से इन 4 कैटेगरी में नहीं आए वो हमारी 5वीं कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये पूरा हमारा वर्ण हो गया। अब इसके बाद हमारा जाति आता है। सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि जाति का क्या मीनिंग होता है। तो जाति का मीनिंग होता है कि कास्ट को ना और जब हम पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा जाति में फॉर्म हो जाता है। और जाति 2 चीजों के लिए यूज हो सकता है। एक जाति मतलब होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है। जाति का जैसे हम स्पीशीज बोलते हैं ना कि एक ही स्पीशीज के हैं, तो ये एक जाति हो गया। लेकिन एक दूसरा जाति हमारा मेनली ये कास्ट सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पर जाति से लोगों को डिवाइड किया जाता है। ये 4 नहीं है, ये हजारों में होते हैं इंडिया में। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि कास्ट ही में बहुत ज्यादा अंदर अंदर डिवाइड होते जाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म होंगे वो जाति में आ जाएंगे। और थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले ऐसा होता था कि एकदम से कोई नए लोग आ गए, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हमारे एकदम से आ गए। अब ये किसी वर्ण में नहीं आ रहे थे, इनकी जाति फॉर्म हो जाती थी। तो ये पूरा जाति का सीन होता है। हम और चैप्टर को पढ़ के जाएंगे, आपको सब क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और चीज हमारे सामने ये है कि यार ये जाति और वर्ण का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें, बहुत सारी थ्योरी अलग अलग चीजें बताती है, लेकिन सबसे चीज सामने आती है वो ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम वर्ण बोलते हैं। तो ये वर्ण का हो गया। लेकिन हमारा जब जाति आता है ये इसके नीचे के और ज्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। ये अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके से हो सकती है। कई रीजन ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत कम जाति होंगी, कहीं पर बहुत सारी जाति होंगी, या अंदर की ब्रांचेस हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे उसकी बात करते हैं तो हमारे वर्ण आ जाते हैं, और इसके और अंदर डीप में घुसते हैं तो जाति आ जाती है। लेकिन अब हमें देखने वाली बात ये आती है कि आज की सोसाइटी में जाति और कास्ट वर्ड बिल्कुल सिमिलर हो गया है। जहां पहले लोग जाति वर्ड यूज करते थे, आजकल जाति के बदले लोग कास्ट वर्ड यूज करने लगे। मतलब कुल मिला के आज की सोसाइटी में अगर कोई से हम पूछते कि आपकी कास्ट क्या है तो हम उससे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। सबसे पहले तो ये सब हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमें एक बहुत बड़ा डिबेट देखने को मिलता है वो इस टॉपिक पर मिलता है कि आखिर कास्ट सिस्टम जो है ये है कितना पुराना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी बातें रहती है, लेकिन एक चीज इस पर सब अग्री करते हैं कि अगर हम रफली बात करें हमारे वर्ण सिस्टम की तो ये हमारा आज से लगभग 3000 साल पुराना है, ये सब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत जरूरी ये है कि जो कास्ट सिस्टम है ये समय समय पर चेंज होता है। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि पिछले 3000 सालों से एक ही कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है, ऐसे 4 वर्ण हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे काम बांटे गए, ऐसा नहीं है। ये समय के साथ चीजें चेंज होती हैं। इसका सीधा एग्जांपल ये आता है कि अगर हम लेट वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पर मतलब अगर हम टोटली बात करते हैं 900 से लेकर 500 BC तक, वहां पर एक पॉइंट जो हमें बहुत जरूरी है देखना वो ये कि हम जब वर्ण की बात करते हैं, अगर मैं अभी आपसे बोलूं तो आप सबके मन में यही आता है कि 4 उसमें डिवाइडेड है, क्षत्रिय हमारे किंग हो गए, ब्राह्मण हमारे प्रीस्ट हो गए, ये सब सोन ऐसा चलता होगा। लेकिन पहले ऐसा यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने नहीं मिलता था, ये रिजिड नहीं था वर्ण। कोई भी एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण में भी शिफ्ट हो सकता था। यह हमेशा से ऑक्यूपेशन बेस्ड रहा है कि मतलब आप जो काम करोगे उस हिसाब से आपको वर्ण मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर आप एक क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए तो आप जिंदगी भर क्षत्रिय रहोगे। आप अपने आप को दूसरे वर्ण में शिफ्ट कर सकते हो, और ये पॉसिबल नहीं था शिफ्ट करना, ये पॉसिबल के साथ साथ बहुत कॉमन भी था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा हो सकता था, लोग करते थे ऐसा। लेकिन इसके बाद हमारा जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया, मतलब वैदिक पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद एकदम से रिजिड होता हुआ समझ में आया। मतलब फिर ऐसा हो गया कि वही वाला कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण रहेगा, वही उसी के काम करेगा, ट्रांसफर नहीं हो सकते एक दूसरे से। ये बात चीजें बहुत बाद में आई हैं, पहले वर्ण सिस्टम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो अगर इसके बाद अब हम बात करें कि जब भी हम ये नाम लेते हैं कास्ट तो हमारे सामने कौन से फीचर आ जाते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे सामने फीचर आता है कास्ट नाम लेते हैं वो है बर्थ वाला पूरा सीन, कि भाई जिसका जहां पर बर्थ होगा उसको उसी कास्ट में अपनी जिंदगी काटना पड़ेगा। इसको चेंज कर देगा तो कोई तरीका नहीं है, अपनी नई कास्ट आप नहीं बना सकते। जहां आपका बर्थ हो गया, आपकी फैमिली की जो कास्ट है उसी को आपको पूरा फॉलो करना है। सिर्फ कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल देखने मिलते हैं कि जिन लोगों को कास्ट से निकाल दिया जाता है। जैसे अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि जो आपके कास्ट में प्रोहिबिट है, मतलब आप नहीं कर सकते, तो आपको निकाल दिया जाता था। ये एग्जांपल पास्ट में कई देखने को मिले। तो पहली चीज हमारा बर्थ रिलेटेड आ जाता है। दूसरा हमारा मैरिज आ जाता है। अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है यहाँ पर एंडोगेमस मैरिज चलती है, मतलब कुल मिला के आप अपना ही जो ग्रुप है पूरा आपकी कास्ट का उसी के अंदर शादी कर सकते हो। तो दूसरा फीचर ये आ जाता है। इसका तीसरा फीचर हमारा आ जाता है फूड एंड फूड शेयरिंग। मतलब हर कास्ट में बताया गया कि आप क्या खा सकते हो, आप क्या नहीं खा सकते। हमारी जितनी भी रिलीजियस बुक होती है उसमें पूरा दिया होता है
है। इसके बाद ये भी दिया होता है कि आपको अपना फूड किन के साथ शेयर करना है और किन के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पूरी चीज हमारे सामने थर्ड नंबर पर आ जाती है। इसके बाद हमारा फोर्थ हो जाता है कास्ट हायरार्की। मतलब कुल मिला के यहाँ पर हमें एक थ्योरी समझने की जरूरत है कि हर एक ह्यूमन बीइंग की एक कास्ट है। अगर हम इंडिया की बेसिकली बात कर रहे हैं तो हम हर इंसानों की एक कास्ट है और हमारी कास्ट की भी रैंक है सोसाइटी में। मतलब कुल मिला के बहुत हजारों में कास्ट है, जैसे हर कास्ट की एक रैंक होती है। एक कोई कास्ट टॉप पर आएगी, एक नीचे आएगी, और ये सब काम के बेसिस पर मेनली डिवाइड होते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप ऊपर आओगे, आप नीचे आओगे, ऐसा पूरा चलता है। और यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ज्यादातर जो टॉप की कास्ट है और एकदम नीचे की कास्ट है उनकी रैंक हमेशा सेम ही रहने वाली है। लेकिन जो मिडिल में हमारी कास्ट आती है रीजन टू रीजन चेंज भी हो जाती है। जैसे कोई रीजन में ये वाली कास्ट ऊपर आएगी, वाली नीचे आएगी, तो ये सीन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हायरार्की हर जगह एक फॉलो होती है। इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पर आता है सब डिवीजन ऑफ कास्ट। अब यहाँ पर एक और चीज हमें जान लेना जरूरी है कि हर कास्ट सब पार्ट में डिवाइड है, और वो जो सब पार्ट है वो भी और ज्यादा पार्ट में डिवाइड है। मतलब कास्ट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिवाइड होती जाती है, और इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड आप याद रख लेना। ये हमारा आता है। इसका लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि ऑक्यूपेशन। मतलब कुल मिलाकर जो कास्ट बनी हुई है ऑक्यूपेशन के बेसिस पर बनी हुई है। मतलब सबसे पहले आप जो ऑक्यूपेशन कर रहे हो उस हिसाब से आपकी कास्ट है, और आपकी कास्ट में जो ऑक्यूपेशन दिया आपको वही काम करना है। मतलब कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हैं कि आपके पिताजी ने जो काम किया था वही आपको नीचे करना है। जब हम कास्ट की बात करते हैं आप कभी भी अपना काम चेंज नहीं कर सकते। आपको जो कास्ट में आपका जो काम मेंशन है आपको वही करना पड़ेगा। तो ये चीजें कास्ट के बारे में पूरी आती है, और ये सब हमारे पुरानी जितने भी टेक्स्ट हैं उनमें दिया हुआ है ये सब चीजें। तो जैसा कि सारे हमारे टेक्स्ट में दिए हुए मैंने आपको बताया, मतलब अगर हम पुराने जमाने के हमको टेक्स्ट मिलते हैं कोई भी या इंस्क्रिप्शन मिलती है तो वहाँ पर ये चीजें लिखी हमको दिख जाती हैं। लेकिन ये बोलना कि क्या ये 100% फॉलो होते थे हम श्योर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है जो चीज लिखी गई है वो फॉलो होती होंगी, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते होंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल फॉलो नहीं हुई, लिखी है तो फॉलो हुई लेकिन चेंजेस होते रहते थे। जैसा मैंने आपको स्टार्ट वाला टाइम टू टाइम चीजें चेंजेस होती थी। सोसाइटी का उस समय क्या सोचना है, वहाँ के रूलरों का क्या सोचना है, बाकी उस समय की सिचुएशन कैसी, इन चीजों पर डिपेंड करता था। लेकिन फिर भी एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है यहाँ पर, वो ये है कि बहुत ही अनइक्वल इंस्टीट्यूशन था ये कास्ट का। तो जैसा कि हमने बात करी कि मैंने आपको ये रूल बताए 6 में की चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीजें एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर है कि आप इस कास्ट से हो, आप ये काम करोगे, आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, जहां पैदा हुए आपको उसी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको ये समझ में आता है कि पहले के समय में ऐसा था कि जो कास्ट हमारी टॉप पर आती थी उनको फायदे ही फायदे थे। मतलब सब आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रेशर नहीं है। तो कुल मिलाकर उनकी पूरी ऐश थी, और जो हमारे बेचारे नीचे कास्ट में लोग आते थे इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, और उनकी पूरी लाइफ इसी में गुजर जाती थी। मतलब आज की सोसाइटी में जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई पुअर फैमिली को बिलोंग करता है कि तुम अपनी जिंदगी में मेहनत करो, पढ़ाई करो और एक अच्छी ऑफिसर बनो या कुछ भी बनो और तुम पैसे कमाओ। लेकिन पहले ये चीज ही नहीं होती थी। पहले आप गरीबी में पैदा हुए क्योंकि आप एक गरीब वाला काम कर रहे हो जहाँ पर सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, आपको भी वही काम करना है, कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इससे मालूम चलता है कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे कि उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही उसमें गुजर जाती थी। तो ये बहुत बेकार चीज तो सबसे पहले हमारे सामने कास्ट के बारे में आती है। अगर हम बात करते हैं कास्ट इन द पास्ट, मतलब इंडिया के पास्ट में कैसी कास्ट चलती थी। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें कि कास्ट सिस्टम था क्या, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला हमारा प्रिंसिपल है डिफरेंस एंड सेपरेशन, और दूसरा हमारा है होलिज्म एंड हायरार्की। तो इन चारों टर्म को बारी बारी करके समझते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक में अजीब टाइप का दिया हुआ है हर कुछ, पर मैं आपको एकदम इजीली समझाता हूँ। सबसे पहला हमारा टर्म आता है डिफरेंस एंड सेपरेशन का डिफरेंस। तो चीज हमें सिंपल क्लियर हो गया ऊपर के 6 रूल से कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलते थे। कुल मिलाकर की डिफरेंस ये हो गया हमारे कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए बना हुआ है, हम ये नहीं खा सकते क्योंकि हमारे रूल में नहीं है, लेकिन कई कास्ट वाले वो चीज खा सकते हैं। इसके बाद पूरा हम अपने कास्ट चेंज नहीं कर सकते, हर चीज डिफरेंस है पूरा। वहां पर आपके जो रूल्स है वो हम पर इंप्लीमेंट नहीं होते, हमारे रूल्स आप पर इंप्लीमेंट नहीं होते। इसके बाद सेपरेशन इन द सेंस कुल मिलाकर ये भी नहीं है कि भाई हमारे अगर रूल मैच नहीं कर रहे हैं तो अगर मुझे आपका पसंद आ रहा है तो मैं आपके में शिफ्ट हो जाऊं, बिल्कुल सेपरेट ही होते थे। भाई अगर मैं इस कास्ट में पैदा हुआ तो मुझे अपनी जिंदगी इसी में काटना है, मैं दूसरी कास्ट में नहीं जा सकता। तो ये पूरा सेपरेट चलती है, हर कास्ट का अपना अपना रहेगा, बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। मतलब हर कास्ट में डिफरेंसेस भी हैं और वो सेपरेट भी हैं। मतलब आपको डिफरेंसेस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप सेपरेट हो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल आता है वो है होलिज्म और हायरार्की। होलिज्म मतलब जब हम पूरे
होल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम से मालूम चलता है कि यहाँ पर आप सबको लेकर चल रहे हो। इसका मैं सीधा एग्जांपल दे दूं कि एक कोई कास्ट है, उन लोग को अगर काम दिया हुआ है कि वो राजा बनेंगे, उसके बाद एक और अगर कोई कास्ट है उनको काम दिया हुआ है कि वो रथ चलाएंगे, तो क्या एक राजा बिना रथ चलाने वाले का अपना रथ आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। मतलब कुल मिलाकर और भी आप एग्जांपल ले लो, अगर कोई बोला गया है कास्ट में कि आप एग्रीकल्चर करोगे, तो जो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं उनको खाना खाना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको सामान खरीदना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर वो किस पर डिपेंडेंट है? जो एग्रीकल्चर कर रहा है। तो ऐसे सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब सबको एक दूसरे से काम पड़ता है, एक के भी बिना दूसरे अधूरे हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हमारा एक और बढ़ जाता है हायरार्की। कुल मिलाकर हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन हम लोग इक्वल नहीं है, हमारी हायरार्की चलती है। हायरार्की मतलब कुल मिलाकर एक पूरा आप मान सकते हैं सीढ़ी चलती है, टॉप लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलते हैं। टॉप वाले कभी सबसे नीचे वालों का काम नहीं करेंगे, नीचे वाले कभी टॉप वालों का काम नहीं करेंगे। मतलब कुल मिलाके अगर नीचे वाला अपनी जगह से हट जाए तो ऊपर वाला गिर जाएगा, लेकिन उसके बाद ही बेनिफिट किसको मिल रहा है? ऊपर वाले को। तो कुल मिलाके एक बहुत समझ में आता है कि एक अजीब टाइप का सिस्टम बनाया गया था बड़ी चालाकी से, कि जहाँ पर कुछ लोग अपनी जिंदगी में पिसते ही रह जाएंगे, लेकिन वो वहां से हट भी नहीं सकते, क्योंकि उनको और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था सोसाइटी ने। तो ये पूरा सबसे कास्ट सिस्टम का हमें समझना बहुत जरूरी है, 2 सेट ऑफ प्रिंसिपल, और ये इंपॉर्टेंट भी आपको बोर्ड में आ सकते हैं कि ऐसे कौन से 2 प्रिंसिपल है जिन पर सेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमारा पहला प्रिंसिपल आता है डिफरेंस और सेपरेशन, और दूसरा हमारा आता है होलिज्म और हायरार्की। तो जो हम इतनी देर से हायरार्की बार बार बात कर रहे हैं कि हायरार्की का पर रियल मीनिंग होता क्या है, तो यहाँ पर सिंपल बात है। हायरार्की का जैसे मैंने आपको बताया कि एक रैंक दे दी जाती थी पूरे कास्ट को, या आप कौन सी रैंक में आओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म होते थे जो यूज किए जाते थे। एक हमारा हो गया प्योरिटी और एक हमारा हो गया पॉल्यूशन। मतलब कुल मिलाकर आप कितने प्योर कास्ट के हो या फिर आप कितने पॉल्यूटेड कास्ट के हो। तब ये प्योरिटी का पता कैसे लगाते थे? तो मेनली हमारे हिस्टोरियन का मानना है कि रिलीजियस वे में देखा जाता था कि जो कास्ट जितनी ज्यादा सेक्रेट रहेगी, जितना भगवान के करीब रहेगी, उतने उनके ऊपर आते जाएंगे, और बाकी जितने पॉल्यूटेड रहेंगे वो नीचे आएंगे। इसका पता था बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन से लगाया जाता था। जैसे अगर कोई ऐसी कास्ट है जो ऑक्यूपेशन में हाई लेवल है, मतलब सोसाइटी में कोई अच्छा काम करे, हमारे प्रीस्ट हो गए, किंग हो गए, तो इन सबको हमेशा टॉप लेवल पर रखा जाएगा। फिर ऐसे लोग आ गए जो बहुत छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनको एकदम नीचे रख दिया जाता था। सबसे पहले एक चीज ये आती है। उसके बाद एक और चीज देखने मिली कि जितने लोग वॉर में लड़ने जाते थे, तो अगर वॉर में वो लोग हार जाते थे तो इनको छोटी नीचे वाली कास्ट असाइन कर दी जाती थी। तो एक चीज ये सामने आई। और एक और चीज में ये कि हम बात करें कि असाइन क्यों कर दी जाती थी, क्योंकि पहले ये भी देखने में आया है कि आपके इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर जितनी, उस हिसाब से भी आपके कास्ट का दबदबा होता था। मतलब जिस कास्ट के लोग अच्छे पैसे वाले होंगे या उनकी एक अच्छी पावर होगी, एक इन्फ्लुएंशियल कास्ट अगर वो होगा, तो कास्ट हमेशा ऊपर रैंक करता था हायरार्की के ऑर्डर में। तो एक चीज वहां पर ये देखने मिलती है। फिर इसके बाद अगर हम फाइनली बात करें तो एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि रिलीजियस वे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, यहाँ पर अनइक्वल था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ये भी थी कि अनइक्वल के साथ यहाँ पर 2 वर्ड और आते हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री और एक है कंपीटिंग, नॉन कंपीटिंग। मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये देखना भी जरूरी है कि क्या बाकी कास्ट वाले कभी ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आपको सिंपल अगर लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे आप सपोज करिए कोई लोगों को काम दे दिया बिजनेस वाला कि आप ये बिजनेस करोगे, आप ये बिजनेस करोगे, तो इन लोग अपने आप पे कम्पीट कर सकते हैं, अपने आप पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन लोग का सिंपल हो जाएगा कि यार भाई हमने अगर आज अच्छा काम किया हम ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कास्ट का है जो कभी बिजनेस में जा ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? तो कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा अनइक्वली डिवाइडेड था, मतलब ऊपर भी नहीं आ सकते। अगर आपको उन्हें काम दे दिया कि भाई आपको गंदगी साफ करना है रोड की, आपके कास्ट का यही काम होता है कि कचरा साफ करें, तो आप इससे ऊपर का काम सोच भी नहीं सकते। तो आप अपनी जिंदगी भर वो नीचे ही लड़ते रह जाओगे, नीचे की 1-2 कास्ट से। तो हमें ये समझ में आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम आज स्पोर्ट्स की तरह हो गया कि आज लास्ट रैंक पर हो, कल टॉप पर आ गया, ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता था। तो ये पूरी चीज हमारी इसमें आती है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस पर हम एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमारे हिस्टोरियन का इसमें एक और चीज ये कहना है कि भाई ये तो चलो हमने मान लिया पूरा, लेकिन इसके बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी पास्ट की बातें हैं। हम पास्ट को एकदम एग्जैक्ट तो सामने नहीं ला सकते कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हम ये भी बोलते हैं कि अगर हुआ, तो ये क्वेश्चन हमें कभी नहीं आना चाहिए कि अब अभी क्या करें उसका देखकर। भाई पास्ट में जो हुआ वो पास्ट के सिनेरियो के बेसिस पर हुआ, उस समय की सिचुएशन कैसी थी, लोगों की मानसिकता कैसी थी, इसके बेसिस पर हुआ। अगर हमें आज एक कोई सोशल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना है तो हमें आज की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। हर समय पास्ट में नहीं झांका जाता है। कई बार पास्ट को पीछे छोड़कर एक नई
शुरुआत आगे करी जाती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ फेमस लोगों की जो बीच में आए हैं, उसके फिर हमारे हम दूसरे टॉपिक पर घुसेंगे। तो हमारे जो पहले फेमस लीडर का नाम आता है वो अयंगली, ये केरला से थे। इनका बर्थ हुआ था 1863 में और डेथ हुई थी 1914 में। ये हमारे दलित और लोअर कास्ट के लीडर हुआ करते थे और इन्हीं की वजह से दलित लोगों को रोड पर चलने की आज़ादी मिली थी और साथ ही साथ दलित के जितने बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला था। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया की पास की सिचुएशन इतनी बेकार थी कि दलित लोग स्कूल तक नहीं जा पाते थे, उनको रोड में निकलने तक नहीं दिया जाता था। इस सिचुएशन को इनने पूरा ठीक करवाया था। इसके बाद हमारे सामने दूसरा नाम आता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इनका जन्म हुआ था 1827 में और इनकी डेथ हुई थी 1890 में। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी पूरे कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, इन्हें लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इनका कहना था जो प्योरिटी और पोल्यूशन जैसे टर्म है एकदम बकवास है, क्या चीज़ें सामने आ रही बिल्कुल गलत है। इसी के लिए इन्हें 1873 में सत्य शोधक समाज इन्हें फॉर्म किया था, जिसका पूरा यही काम था, यही देखना कि भाई लोअर कास्ट का ऊपर आ सके और जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं इनको इन्हें प्रमोट किया था। इसके बाद फिर हमारा जो तीसरा नाम आता है वो है सावित्री बाई फुले। इनका जन्म हुआ था 1831 में और इनकी डेथ हुई थी 1897 में। ये हमारे पुणे में जो पहला गर्ल्स के लिए स्कूल खुला था उसकी हेड मिस्ट्रेस थी पहली। इन्हें बहुत बड़ा काम उनके लिए किया था। बाकी इन्हें अपनी पूरी जिंदगी जितने भी शूद्र होते हैं और अति शूद्र होते हैं इन लोग को ऊपर करने के लिए लगाई थी। और इनके बारे में एक चीज मतलब बहुत हमें ये बताएगी कि कितना ज्यादा मतलब लोअर कास्ट लोगों के लिए काम करती थी और लोगों के लिए काम करती थी। वो ये थी कि हमारे इंडिया में प्लेग की बीमारी फैली थी तो उनके पेशेंट को सर्व करते करते इनकी डेथ हुई थी। मतलब अपने आप आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक आइकन है हम सबके लिए। तो इनका ये बहुत बड़ा योगदान था पूरा ये सोशल सिस्टम को भी खत्म करने। सो इसके बाद जो हमारा अगला सब टॉपिक आता है वो है कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट। तो जैसा से नाम से ही मालूम चल रहा है इसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी बने तो उस समय हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिले। तो इससे हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम हिस्ट्री को पार्ट में डिवाइड करते हैं हमारे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री और हम इसको बोलते हैं कि 19th सेंचुरी से चालू हुई तो हमारे सामने दो अलग अलग एक पीरियड आते हैं, टाइम पीरियड। सबसे पहले एक हमारा आता है 1800 से लेकर 1947, मतलब अप्रोक्स 150 ईयर जब हम पर ब्रिटिश राज रहा। इसके बाद 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली उससे लेकर अभी तक का ये दो पीरियड पर हमारे आते हैं। तो इस समय ये देखने को समझ में आएगा कि भाई जब ब्रिटिश का राज हम पर था उस समय हमारे यहाँ कास्ट की क्या सिचुएशन थी और इसके जब ब्रिटिश हमारे यहाँ से गए तो उसका हमें क्या चेंजेस देखने को मिले। तो अगर हम बात करें हमारे कुछ स्कॉलर्स की तो उनका कहना है कि बहुत सारे हमें चेंजेस देखने मिले इंडिया के कास्ट सिस्टम में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए। लेकिन कुछ स्कॉलर का तो ये भी कहना है कि आज के इंडिया में जो कास्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है इसे पुराने समय का कोई बड़ा योगदान हो चाहे ना हो, ये ब्रिटिशर का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो ये पूरी हम इसमें स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि वहां पर जो ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आए तो वो यही नहीं आए थे कि भाई आके अपने अपने उन्हें कास्ट सिस्टम इंडिया में डाल दिया। उन्हें हर चीजें जो करी वो इंडिया में एकदम ऐसा नहीं था कि उन्हें सोच कर करी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंडिया आए तो सबसे पहले तो उनको ये मालूम था कि भाई इंडिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टाइप का है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता है, बहुत सारे लोग छुआछूत मानते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको मालूम चली तो इन्हें पूरी इस पर स्टडी करना चालू करी। उन्हें अलग अलग लोगों से मिले, सर्वे करवाए, बातें करी, मतलब पूरा पता लगाना चालू किया कि भाई इंडिया चलता कैसे। ऑब्वियस सी बात है अगर आपको एक कंट्री को चलाना है तो उसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा ना। तो इन्हें वो पूरी कोशिश करी। फिर इसके यहाँ पर ब्रिटिशर कई ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई वहाँ पर ब्रिटिशर ऐसे थे जो एथनोलॉजिस्ट थे, अमेच्योर एथनोलॉजिस्ट थे। एथनोलॉजिस्ट मतलब कुल मिलाकर होता है जो डिफरेंट पीपल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं और अलग अलग लोगों की पूरे रिलेशन के बारे में पढ़ने में उनको बहुत मजा आता है। तो बहुत सारे अमेच्योर एथनोलॉजिस्ट थे वहाँ पर ब्रिटिशर में। उन लोग ऐसे सर्वे करवाते रहते थे, लोगों के बारे में पढ़ते रहते थे ताकि उनको एक इंडिया के बारे में एक अच्छे से समझ में आ जाए और एक बेसिकली वो इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर की एक इमेज फॉर्म कर पाए। फिर इसके बाद ब्रिटिशर ने जो सबसे बड़ी चीज करी जिसने इंडिया के कास्ट सिस्टम को एकदम रिजिड बना दिया था वो थे सेंसस, मतलब कुल मिलाकर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना। 1860 से ये चीज चालू हुई थी और फिर फाइनली 1881 में इंडिया के पहले सेंसस हुए। उसके बाद हर 10 साल बाद ही सेंसस हमें देखने को मिलते हैं। हमने हमारे सेकंड चैप्टर डेमोग्राफी में भी ये पूरा पढ़ा था। इसके 1901 में हमारे हर्बर्ट रेस्ले के अंडर में ये पूरा एक और हमारा सेंसस हुआ। इसके अंडर में जो बेसिक सबसे बड़ा काम किया गया था वो ये था इंडिया के हायरार्की पैटर्न को समझना, साथ ही साथ ये देखना इंडिया में कितनी कास्ट है, कौन सी कास्ट के कास्ट के क्या ऑक्यूपेशन
एजुकेशन है एंड सो ऑन पूरा काम किया गया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि जब ये पूरे चल रहे थे सर्वे, तो हमारे जो कमीशन मतलब कुल मिला के सेंसस के कमिश्नर थे, उनके बहुत सारी पेटिशन जाने लगी। लोग आ रहे थे, मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग आके ये बता रहे थे कि हमारी कास्ट ऊपर आती है, मतलब अगर हमारा हायरार्की जो ऑर्डर है उसमें हम लोग बहुत ऊपर रैंक करते हैं। और इसके लिए इंडिया के कास्ट वाले लोग ये भी बोल रहे थे कि हम आपको पास्ट से एग्जाम्पल ला के भी दे सकते हैं, प्रूफ ला के भी दे सकते हैं कि हम लोग टॉप पर आते हैं। तो ये चीजें हो रही थी भाई, ऑब्वियस सी बात है, एकदम डेटा कलेक्ट हो रहा है तो हर कास्ट वाले चाहेंगे कि उनको ऊपर की पोजीशन मिल जाए। इसके बाद देखने में क्या है कि इस चीज ने ना इंडिया के कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा रिजिड बना दिया। इसका सिंपल रीजन ये है कि पहले मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जब वर्ण सिस्टम आया था उस समय तो डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, ये बाद में हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद चालू हुआ। लेकिन उसके बाद भी क्या था, बातें चलती थी। जैसे इंडिया में आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पहले अपन अभी भी जैसे कोई बातें चलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ रिटन रिकॉर्ड नहीं होते हमारे पास। ऐसे ही हमारे कास्ट सिस्टम का था, कोई एकदम पूरे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। लेकिन अब ब्रिटिशर इसको एकदम रिटन फॉर्म में लिखने लगे, और अब कुल लगा हायरार्की भी है। तो ऐसा नहीं चल रहा है कि भाई टॉप लेवल पर पंडित जी लोग आएंगे, सबसे आखिरी में एकदम कम वाले लोग आएंगे जो बहुत अलग अलग काम कर रहे हैं नीचे स्तर का। अब तो एक लिस्ट बन रही थी, कुल लगा आप इस कास्ट में आते हो आपको ये वाली रैंक मिलेगी, आप इस कास्ट में आते हो आपको ये वाली रैंक मिलेगी। इसलिए अब और ज्यादा रिजिड हो रहा था, और जो फ्लूइडिटी थी हमारी वो कहीं ना कहीं हम खो चुके थे कास्ट सिस्टम में। और इसके बाद हमें एक और चीज देखने में मिलती है कि यहाँ पर सिर्फ रुके नहीं ब्रिटिशर, इसके बाद भी ने बहुत सारे इंटरवेंशन किए जिससे हमारे कास्ट सिस्टम और ज्यादा रिजिड हो गया और ज्यादा बेकार हो गया। इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं हम, सबसे पहले आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ लैंड सेटलमेंट्स हुए थे, रेवेन्यू का पूरा ब्रिटिशरों ने चालू किया था रेवेन्यू लेने का। और इसके पहले हमारे एक फ्यूडल सिस्टम चलता था, आप हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर ऐसे होते थे कि लैंड है तो जो लैंड लॉर्ड्स होते थे उन लोग ये लैंड छोटे छोटे लोगों को दे देते थे, वो उन लोग अपना लैंड में काम करते थे, उसका कुछ पोर्शन बड़े बड़े लोग को देते थे और थोड़ा रेवेन्यू भी देते थे। इसके बदले में जो बड़े लैंडलॉर्ड्स रहते थे उनको प्रोटेक्शन देते थे। अब ब्रिटिशर ने क्या किया कि जो ये लैंड थे इनको ओनर किसको बना दिया, अच्छी कास्ट वालों को सीधा इसका ओनर बना दिया। तो ये फ्यूडल सिस्टम को पूरा चेंज करके इन्हें रख दिया। अब भाई वो ओनर बन गए तो अब उनकी मन मर्जी है, वो बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये इन्हें किया। फिर इसके लिए जैसे पंजाब में बहुत सारी इरीगेशन फैसिलिटीज लेके आए, इन्होंने इरीगेशन के मेथड लेके आए, तो इन्हें पंजाब में भी बहुत सारी पॉपुलेशन को बसाने की कोशिश करी। इन्हें वहां पर भी क्या किया, वहां पर भी कास्ट सिस्टम को ले आए, मतलब किसको कितना लैंड मिलेगा ये देखने को मिला कि अपर कास्ट वालों को लैंड मिल रहा था, बिल्कुल लोअर वालों को मिल ही नहीं रहा था। कुल मिला के पूरी प्रॉस्पेरिटी जितनी भी कमाई है किसके पास जाने लगी, अब वो अपर कास्ट वालों के पास जाने लगी। तो कुल मिला के ब्रिटिशर ये पूरा सीन करके डिस्क्रिमिनेशन ला रहे थे। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिशर को अब अकल कब आई, जब बिल्कुल आखिरी का कोलोनियलिज्म चलने लगा। मतलब हमारे जब ब्रिटिशरों की जाने की बारी आ रही थी, जब इनको अकल आई तो 1935 में एक एक्ट बनाया गया जहां पर लिस्ट बनाई गई जिनको हम शेड्यूल बोलते हैं लोअर कास्ट के लिए। मतलब यहाँ पर बोला गया था कि वो लोग जो एकदम नीचे अनटचेबल्स लोग जो हमारे यहाँ कहते हैं, मतलब हमारे जो हायरार्की में सबसे नीचे आएंगे, वो जैसा मैंने आपको बोला एकदम नीचे लेवल के काम करते हैं, वो अनटचेबल में आते हैं, उनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। तो इन लोगों को ने स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करी। तब आप ये शेड्यूल जो हम एक्ट बना, तो ये शेड्यूल ही की वजह से आज की डेट में आप सुनते होंगे ST SC मतलब शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट, ये भी हमारी ब्रिटिशरों की देन हमारे सामने आई है। तो कुल मिला के ब्रिटिशरों ने हमारे यहाँ बिल्कुल ही फंडामेंटल चेंजेस लेके आ गए। मतलब कुल मिला के इन्हें जो हमारे यहाँ का ये कास्ट सिस्टम होता था इसको एकदम इन्हें एकदम लिखित बना दिया, लिख के होगा पूरा। कुल मिला के इन्हें कोई ऐसी चीज बना दी जैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलता है ना, कि ये पॉलिटिक्स में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्हें कास्ट सिस्टम को बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी टाइप का बिल्कुल लिख लिया और रूल्स एंड रेगुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये सोशल बिलीफ सब एक पॉलिटिकल बिलीफ टाइप के बनने लगे थे। तो ये बहुत बड़े हमारे सामने चेंजेस आ गए थे। तो अगर हम बात करें हमारे अगले टॉपिक कास्ट इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट के सिनेरियो में कास्ट का क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले ये आता है जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद की। तो हमारे इंडिया को जैसे कि आप सब जानते हैं 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि इससे पहले मतलब जब हमारे ब्रिटिशर का राज चल रहा था हमारे ऊपर उस समय, और 1947 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज तो आया पूरे इंडिया में। भाई अब हम आजाद हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई जब ब्रिटिशर थे तो कास्ट सिस्टम एकदम अलग था और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एकदम अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये आया था कि जब हमारे इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे उनके उसके अंडर में, पूरे इन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छी चीज ये करी कि अब सब लोग ने लोअर कास्ट हो गए, हमारे दलित
दलित्स हो गए, इन लोगों के लिए काम करना एकदम चालू किया। मतलब हमारे मेन जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे, इनका मेन रीजन हमारे होते थे अनटचेबल लोग हो गए, लोअर कास्ट के लोग हो गए, इन लोगों को मोबिलाइज किया जाता था, इन लोगों को इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि अब हमारी इंडियन सोसाइटी समझ चुकी थी कि पहली चीज ब्रिटिशर हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं, ये जानबूझ के इंडियन को डिवाइड कर रहे हैं कास्ट में, जिसमें इंडिया में कभी यूनिटी ना आए। तो सबने ये मान लिया था, खासकर हमारे बड़े बड़े लीडरों ने मान लिया था कि कास्ट सिस्टम बहुत बेकार चीज है और इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ बात करें फेमस लोगों की, इनमें से कुछ की बात हमने कर ली और कुछ की हम आगे करेंगे। तो ज्योतिबा फूले हमारी हो गई, हमारे अंबेडकर जी हो गए, ये वेस्टर्न इंडिया से एकदम लगे हुए थे कास्ट के लिए। साथ ही साथ अगर हम साउथ की बात करें तो अयंकली जी हो गए, श्री नारायण गुरु जी हो गए, हमारे योथीदास हो गए, रामस्वामी नायकर हो गए, ये सब बिल्कुल लगे हुए थे। फिर साथ ही साथ देखने में ये आया कि जैसे फेमस लोग सारे इस चीज में तो बिल्कुल लगे हुए थे कि हमें इस कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से हटाना है। लेकिन अगर हम बात करें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, तो 1920s के बाद इनने इन लोअर कास्ट वालों की अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम चालू कर दिया था। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हमें ये चीज हटानी है, अब वो लोग बेचारे जो लोअर कास्ट के लोग नीचे दबे रह गए, उनको ऊपर उठाने का काम भी चालू हो गया था। मतलब पूरे इंडिया में ये चीज डिस्प्ले करी जा रही थी कि एक बहुत ही बेकार चीज है कास्ट सिस्टम, इसको हमें बंद करना चाहिए, इसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी। इसी चक्कर में इंडिया में एक यूनिटी हमको देखने को मिल रही थी, लोग सब साथ में आ रहे थे, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट मूवमेंट एकदम बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने भी और बाकियों ने ये बिल्कुल ध्यान रखा कि भाई अब देखो यहाँ पर दो लोग बिल्कुल साथ दे रहे थे, एक हमारे लोअर कास्ट वाले हो गए। जब भी हम लोअर कास्ट वालों की बात करेंगे तो उनका सपोर्ट तो हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा था जो ऊपर वाले कास्ट के हैं, अपर कास्ट के, लेकिन उन लोग एक रिफॉर्म लाना चाहते हैं, पर सब तो रिफॉर्म लाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर गांधी जी हो गए, बाकियों ने ये बात भी करी थी कि भाई अभी हमारा मेन फोकस भले ही लोअर कास्ट पर है, लेकिन जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं जो लैंड ओन करते हैं बहुत सारा, या उनके इंटरेस्ट हाई लेवल है, तो इंडिपेंडेंस के बाद उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसलिए उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी नेशनल मूवमेंट में हमारा साथ दें। तो ये एक पूरा सबसे पहले हमारे सामने एक सीन आ गया था। अब इसके बाद यहाँ पर एक बात जान लेना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने ऊपर वाली बात करी, गवर्नमेंट बिल्कुल यही कर रही थी, मतलब पूरा हमारे इंडिया ने ठान लिया था कि हम कास्ट सिस्टम को हटा देंगे, एक बहुत बेकार चीज है, अब इसको फॉलो नहीं करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात हमारे सामने आ गई अलग अलग। सबसे पहला इंडिपेंडेंस का जो पहली चीज हमारी गवर्नमेंट ने करी, वो कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने का पूरा काम चालू कर दिया। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वहां पर सीधे लिख दिया कि इंडिया में कास्ट के बेसिस पर कोई भी वो नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं फैलाई जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ दूसरे हाथ पर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी काम किया भी नहीं और करने का चाहा भी नहीं जिससे हमारे में इकोनॉमिक बैलेंस आ पाए। मतलब गवर्नमेंट ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि हमारे यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है इतना भेदभाव है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन इकोनॉमिक भी है। मतलब कुल मिला के पैसे की कमी होने की वजह से भी कास्ट में इतने बड़े हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद हमारी गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, अगर आपको किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप इन्हें पूरा डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दिया। मतलब आप अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, मिडिल कास्ट से हो, कोई मतलब ही नहीं पड़ता, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप उसके कैपेबल हो तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि भाई इससे पहले तो कास्ट सिस्टम चल रहा था ना, आपने आप हटा दिया वो एक अलग मैटर है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले कास्ट सिस्टम चल रहा था। तो ऑब्वियसली जब कास्ट सिस्टम चल रहा है तो जो हायर कास्ट के लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे, और जो लोअर कास्ट के उनको पढ़ने लिखने दिया भी नहीं जाता था। तो यहाँ सिंपल सी बात इतनी सी आती है कि आपने ये बोल दिया कि जब आप जॉब लेने आओगे तो हमें आपकी कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आपने सीधे सीधे अपर कास्ट वाले पढ़े लिखे लोग और लोअर कास्ट वाले बेचारे बिना पढ़े लिखों का कंपटीशन एक बार में करा दिया है। तो ये हमें सामने आता है कि स्टार्टिंग के डेज में हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि वो ये कर पाए कि भाई जो लोअर कास्ट है उनको कैसे हम पढ़ा लिखा सकते हैं, कैसे उनको हम और एजुकेट कर सकते हैं, कैसे उनके इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ये चीज समझ ही नहीं पाई। हमारे यहाँ ऐसा लग रहा था लोगों को, गवर्नमेंट को खासकर कि मतलब कास्ट सिस्टम को अगर हम हटा देंगे तो सब चीज सही हो जाएगी, लेकिन पास्ट को एकदम से हटाना आसान नहीं होता, उसके लिए काम करना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद फिर हमारे सामने दो चीज आती है, एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बुरी। अगर हम अच्छी की बात करें, सबसे पहले हमारे यहाँ ये हुआ, हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है, थिंकिंग लोगों की सही होती जाती है। तो इंडिया में भी यही हुआ। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, हमारी सिटी बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी। ये सारे फैक्टरों की वजह से हमारी जो सिटी एरिया है वहां पर एकदम से बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिटी साइड में जॉब क्रिएट होंगे तो लोग वहां पर जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। इसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन बढ़ गया, लोग रहने लगे अर्बन सिटीज में। मतलब कुल मिलाकर हमें ये देखने को मिला कि सिटी लाइफ एकदम अच्छी हो गई थी। इसके साथ एक पॉजिटिव
पॉजिटिव सी ये हुई है, जब सिटी में रहने जाओगे तो वहां पर आपको सब कुछ साथ में रहना पड़ेगा। अब सिटी में एकदम से अगर भीड़ पहुंचेगी तो वहां पर अपना विलेज वाला हरकत नहीं कर सकते हो कि भाई अनटचेबल लोग एकदम कोने में रहेंगे, रिच लोगों के एकदम बंगले रहेंगे, बीच में फ्लैट रहेंगे। आज के डेट में अगर आप मुंबई में जाओगे तो फ्लैट में ऊपर नीचे रहते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं होता कौन से कास्ट का कौन है, सब वहां पर जॉब करने आए। तो यही चीज वहां पर चालू हुई। अब सबके साथ तो कलेक्टिव लिविंग करनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जब कलेक्टिव लिविंग कर रहे थे लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, और अब कहीं ना कहीं जो कास्ट हमारे यहाँ बिल्कुल सेपरेट रहते थे कि मतलब एक कास्ट वाले दूसरी कास्ट का मुंह तक नहीं देख रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं, ये सब चीजें पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो एक बहुत प्रॉफिट वाली चीज आई। लेकिन इसके अदर साइड में हम बात करें एक नेगेटिव चीज, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ कितना नेगेटिव था। लेकिन इसके पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पॉजिटिव चेंज सिटी में आया, ये क्यों आया, क्या हुआ। जब मॉडर्न लोग एकदम रहने लगे तो लोग एकदम लिबरल, हमारे इंडिविजुअलिज्म जो आइडियोलॉजी हो गई, इसके बाद मेरिटोक्रेसी हो गई, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। इंडिविजुअलिज्म से आप सीधा समझ सकते हैं कि इंसान सेल्फ रिलायंट होने लगा था। तो सबको एज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देखा जाने लगा था। वो कास्ट सिस्टम चला गया कि तुम्हारे बैकग्राउंड का क्या है, तुम कहाँ से आते हो, अब सब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन रही थी। और मेरिटोक्रेसी से आप समझ सकते हैं कि अब लोगों के मेरिट पर जज किया जाता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप में खूबियां क्या हैं, उस हिसाब से देख के आपको जज किया जाता है। तो ये दोनों आइडियोलॉजी अब हमारे पूरे अर्बन वाले लोगों में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं एक ये रीजन था। तो अब एक आइडियोलॉजी का तो खत्म हो गया, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये आया इसी का कि हमारी जो इंडस्ट्री खुल रही थी, नई नई जॉब्स खुल रही थी, जैसे हम एग्जांपल है हमारी टेक्सटाइल मिल हो गई मुंबई की, जूट मिल हो गई हमारी कोलकाता की, या कहीं पर और मिल खुल रही है या इंडस्ट्री खुल रही है। तो यहाँ पर जो मिडिल मैन होते हैं, जो जॉब रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब कर्मचारियों को ढूंढते हैं, इन लोग क्या कर रहे थे, मोस्टली अपने कास्ट और अपने किंग के लोगों को वहां बुला रहे थे। इन्हीं के कास्ट के, इन्हीं के फैमिली के जो लोग रहेंगे उन्हीं को जॉब दे रहे थे, बाकी लोगों को जॉब ही नहीं दे रहे थे। सिंपल रीजन है कि अगर हमारे रीजन के लोग आएंगे, हमारी कास्ट के लोग आएंगे, तो हमारी कास्ट का कहीं ना कहीं दबदबा बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था कि इस चक्कर में जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं ये फिर से बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही है, कोई आपको जॉब देने को तैयार नहीं है क्योंकि आप लोअर कास्ट से आते हो। तो ये चीजें पूरी हो रही थी। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए हमारे विलेज साइड से, तो जो हमारे विलेज साइड में डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो उस समय सिटी साइड में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनमें जमीन आसमान का अंतर था। विलेज में बहुत बुरे तरीके से हालात थे, लेकिन अब हमारा धीरे धीरे जो सिटी साइड है, जहाँ पढ़े लिखे लोग रह रहे थे, वहां पर धीरे धीरे ये कम होने लगा। और अगर इसके बाद हम ये बात करें कि कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा हैवी कहाँ पर था, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर था, तो वो हमारा कल्चरल साइड हो गया और हमारा डोमेस्टिक स्फीयर हो गया। इन दोनों जगह पर एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम था। इसका सीधा एग्जांपल हमें आज की सोसाइटी से भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर कल्चर की बात करें तो हमें जैसे पढ़ा था कि एंडोगैमी प्रेफर करते हैं लोग, मतलब अपनी कास्ट में ही मैरिज करेंगे। ये आपको आज की सोसाइटी में भी देखने को मिल जाता है। आज भी अगर आप किसी शादी में जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे बड़े बुजुर्ग पूछते हैं कि कौन से कास्ट के हैं, बिल्कुल लगे पूछेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं फ्यूचर में, वो दोनों क्या एक ही कास्ट के हैं कि नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। आपने इंडिया में लोगों को गॉसिप करके वो देखा होगा कि यार इसने तो इस वाले कास्ट से शादी कर ली। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आज भी कॉमन है, हमारे कल्चर में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी इंटर कास्ट मैरिज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगर हमारे डोमेस्टिक स्फीयर की बात करें तो हमें सोशल और इकोनॉमिक जो हमारा स्टेटस है, उसकी वजह से आज भी हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इंटर कास्ट मैरिज का अगर हम एग्जांपल लें, इंटर कास्ट मैरिज बढ़ती तो जा रही है, लेकिन किसके बीच बढ़ रही है। आज की डेट में एकदम अपर कास्ट वाले को आप लोअर कास्ट से शादी करते हुए देख ही नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सीन। अभी भी इंटर मैरिज होती है, किसके बीच में होती है, एक ब्राह्मण अगर है तो वो राजपूत से शादी कर लेगा, वो बनिया से शादी कर लेगा। कुल मिला के रिच लोग से शादी करते हैं, पुअर लोग पुअर में करते हैं। हमें अभी भी ये रिजर्वेशन देखने को पूरा मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेसिस आज भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये मालूम चलता है कि एक मैरिज अभी भी ऐसी जगह बच रही है जहां पर ये कोई भी कास्ट सिस्टम अभी हटा नहीं है, यहाँ पर अभी भी प्रिविलेंट है और अभी फ्यूचर में चलने वाला है। क्योंकि अभी ऐसा कुछ मॉडर्न सोसाइटी इंडिया की एकदम ऐसी डेवलप नहीं हुई है जहां पर लोग इंटर कास्ट की एकदम सीधे सीधे बात करने लगे। तो ये पूरा कास्ट का सीन हो रहा था इंडिया में। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया में जो अपर कास्ट जितनी आती है, इन लोगों के कल्चर आपस में मिक्स होने लगे थे, शेयर होने लगे थे। तो मतलब कुल मिला के ऊपर अब एक यूनिटी आ गई, नीचे वाले बेचारे नीचे रह गए। तो ये चीज आ रही थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पूरा यही देखने को मिल रहा था। तो ऐसा बोला जाता कि मे बी फूड शेयरिंग में भी यही देखने को मिले, मतलब जो अपर कास्ट वाले हैं उनके थोड़े बहुत रूल आपस में चेंज हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं और नीचे वाले नीचे रह जा रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन चलता जा रहा है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें हमारे पॉलिटिकल स्फीयर की, तो यहाँ पर हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे अलग टाइप के चेंज तो हमें यही देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि इंडिया को जब से आज़ादी मिली है उसके बाद से इंडिया में जो कास्ट सिस्टम, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पॉलिटिक्स में।
अगर 1980s के बाद की बात करें तो ये भी देखने में आता है कि अब तो सीधे सीधे कास्ट के लिए पार्टी फॉर्म हो जाती है। आपने इलेक्शन में सुना होगा कई पार्टियों का एजेंडा ही कास्ट हो जाता है कि भाई इस कास्ट के लिए हम काम करेंगे, उस कास्ट के लिए हम काम करेंगे। स्टार्टिंग में आपने देखा, हमने जब चैप्टर चालू किया तो कांग्रेस ने यही किया था। उस समय शायद मैंने आपको बताया कि नहीं, क्योंकि बुक में इतना डिटेल में दिया नहीं, कांग्रेस ने भी यही चालू किया था। उन्हें कास्ट के एजेंडा को पकड़ा था मेनली पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होने के लिए। आपको दूसरी बुकों में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये और वो हो गया, पहले कांग्रेस ने अच्छाई के लिए किया क्योंकि हमें नीचे वाली कास्ट को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कास्ट में डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि भाई वोट जीते जाएंगे। किसी एक अच्छी कास्ट को पकड़ लो, वो आपको पूरे वोट दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सीन हमारे सामने कास्ट का आ गया था। तो अब हमें देखने को मिलता है कि इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आते हैं यहाँ पर कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जहां हमारी गवर्नमेंट को जो फॉर्म कर रही है उसको ये बात करना चाहिए कि कास्ट सिस्टम को कैसे हटाया जाए, तो ये लोग इलेक्शन में अलग अलग कास्ट के साथ खेलते हैं। तो पॉलिटिक्स में तो हमको पूरा यही सीन देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही इतने सारे चेंजेस अब एकदम से इंडिया में आ रहे थे, तो हमारे जितने भी सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं या सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, इन सब ने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो लाए होंगे। तो हमारे सामने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आते हैं और दोनों दिए गए हमको हमारे एम.एन. श्रीनिवास जी द्वारा। तो हमारे सामने जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा संस्कृताइजेशन और दूसरा हमारा आता है डोमिनेंट कास्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्कृताइजेशन की कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इनने जो कहा है, इसको पहले बताने के मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके जो दोनों ये कॉन्सेप्ट आए इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कई लोगों द्वारा और साथ ही साथ इस पर बहुत ही ज्यादा डिबेट होती है। तो थोड़े से क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल है दोनों। तो सबसे पहले अगर संस्कृताइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ये आता है कि हमारे यहाँ की जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट को कॉपी करती है और वो कॉपी इसलिए करती है क्योंकि अगर वो उनको कॉपी करके उनकी पूरी चीजों को फॉलो करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस उनका अपने आप बढ़ जाएगा। इसका अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं तो वो हो सकता है वेजिटेरियन बन जाना, मतलब हमारे ब्राह्मण हो गए ऐसा बन जाओ, बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाओ। साथ साथ जैसे मैं धागा पहना हूं ऐसे धागा पहनने रखना, इसके बाद माला पहनने रखना, रिलीजियस कोई भी कल्चर को फॉलो करने लगना, मतलब कुल मिला के जितने भी अपर कास्ट वाले लोग करते हैं ऐसी चीजें करने लगना। एक चीज ये सामने आती है और बोला जाता है कि इसलिए किया जाता है कि जब आप बिल्कुल ये पूरा कल्चर फॉलो करने लगो तो आपके कास्ट की इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन आप इसके अगर विद्रोह में बोले तो एक चीज सामने आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट में जो ये बोला गया है कि लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी कर रहा है, इससे अच्छा यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि अब लोअर कास्ट वो काम कर रहा है जो काम करने के लिए पहले उसको मतलब सजा दे दी जाती थी। तो ये बड़ी बात आती है। और जो ये पूरी थ्योरी है ये आज से नहीं है, इसको हम कॉलोनियल पीरियड में भी देख सकते हैं, वहां से ये चालू हुई है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेजेंट की है, ये हमारे कॉलोनियल पीरियड से पूरी चालू हुई है। तो लोगों का कहना है कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम कॉपी कर रहे हैं, आप ये धागा पहनने की बात करते हो, आप माला पहनने की बात करते हो, अगर पहले लोअर कास्ट वाला ये काम कर लेते थे तो उनको सजा मिल जाती थी, बहुत हाई लेवल की पनिशमेंट दी जाती थी। तो अगर हमारी इक्वालिटी आ रही तो करने में बुराई क्या है। तो यहाँ पर दो अलग अलग एकदम एक ही थ्योरी के रूप हमारे सामने आते हैं। तो इससे मालूम चलता है कि हम एक थ्योरी को मतलब कितने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, साथ ही साथ एक बात को देखने के कितने नजरिए हमारे सामने आ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है डोमिनेंट कास्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले थोड़ा सा आपको पास्ट में ले जाना चाहूंगा। जैसे आपने फ्यूडल सिस्टम के बारे में सबने पढ़ा होगा। पहले ऐसा होता था बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे, उन लोगों के लैंड पर एकदम लोअर कास्ट वाले लोग काम करते थे। इसके बदले में उन लोग क्या करते थे, इनको टैक्सेस प्रोवाइड करवाते थे और थोड़ा सा शेयर प्रोवाइड करवाते थे। ये बात हो गई हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की और उसके भी थोड़े और पहले की। इंडिपेंडेंस का तो हमारे सामने क्या हुआ, इंडिपेंडेंस सब चीज खत्म हो गया। हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था लैंड रिफॉर्म बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो लैंड रिफॉर्म जो थे हमारे ना बहुत पार्शियल टाइप के हुए थे। लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया, जो ऐसी कास्ट की जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी उनको लैंड दे दिया गया था। कुछ ऐसा नहीं था कि किसको क्या लैंड मिलेगा, इस हिसाब से लैंड दे दिया गया था। मतलब कुल मिला के हमने बात करी थी ना, पहले बहुत बड़े बड़े लैंड होते थे, अब लैंड सीलिंग कर दी गई थी। लैंड रिफॉर्म में बहुत सारे लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो ये सीन हुआ। तो यहाँ पर हुआ क्या हमारा कि सबसे पहले अगर हम बात करें लैंड्स की, तो पहले हमारे लैंड किसके होते थे, अपर कास्ट वाले लोगों के होते थे। लेकिन लैंड रिफॉर्म के बाद पार्शियली का तरीके में किसके पास चले गए, अब ये हमारे इनके पास चले गए जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वो कास्ट बीच बीच में आती है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, और कोई मार्केट में पावर वो होल्ड नहीं करती थी। तो
तो ये हुआ। अब इस कास्ट ने क्या किया, इन लोगों ने, अगर हम बात करें इसके लिए, उनकी हमारी जो पहले होते थे मतलब अपर लैंडलॉर्ड, उन लोगों को क्यों हटा दिया गया? सिंपल सी बात है, उन लोगों को एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं होता था, उनको एग्रीकल्चर की ABCD पता नहीं होती थी, वो सिटी में रहते थे, बस उनका लैंड था, पैसा कमाते थे, इसलिए उनको हटाया गया। अब यहाँ पर जो हमारी बीच की इंटरमीडिएट कास्ट को लैंड दिए गए, इन लोग भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे एग्रीकल्चर में, मैनेजमेंट का काम जानते थे, लेकिन हमारा जो काम हो गया खोदने का या मेनली एग्रीकल्चर करने का, ये इनका इतना कोई उसके अवेयर नहीं थे ये। तो अब ये वाली कास्ट का लैंड हो गया, इन लोगों के अंडर में अब कौन आने लगे? लोअर कास्ट वाले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनको एग्रीकल्चर का पूरा नॉलेज नहीं था, तो ये लोअर कास्ट वालों से वाले काम करवाते थे, मेनली अनटचेबल लोग हो गए या बिल्कुल ही नीचे जाति वाले लोग हो गए, इन लोगों से काम कराए जाते थे। अब ये इंटरमीडिएट कास्ट मतलब जिसको लैंड मिला, इनने क्या किया, जब इनको लैंड मिल गया तो इनकी एकदम से इकोनॉमिक पावर बहुत बढ़ गई। इकोनॉमिक पावर बढ़ी तो इनने धीरे धीरे करके अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाई। वो ऐसे बढ़ाई भाई, इनकी, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला, इनकी कास्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो पॉपुलेशन ज्यादा मतलब वोट ज्यादा। अब हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया था, सबको वोट करने का राइट आ गया था 18+, तो इन्हें सबसे वोटिंग करवा के अपने आप को पॉलिटिकल पावर में लेके आए, और धीरे धीरे करके इन लोग की पावर बढ़ती गई, और आज की डेट में इन लोग पूरी सोसाइटी में एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करने लगे। तो कुल मिला के ऐसा भी हुआ कि कई कास्ट वालों ने फायदा उठा के इस मौके पर चौका मार के अपने आप को एक टॉप लेवल पर एस्टेब्लिश कर दिया। अगर ऐसा ही हम कुछ बात करें, और ये पूरे कॉन्सेप्ट का कहना है, जो कॉन्सेप्ट हमारे उन्होंने लिखा था, 2 कॉन्सेप्ट में से जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहना है। तो अगर हम ऐसी कास्ट की बात करें जिनने अपने आप को ऊपर कर लिया इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, पहले तो यादव हमारे आते हैं बिहार यूपी के, इसके बाद वोकालिगास हमारे कर्नाटका के आ जाते हैं, रेड्डीज हो गए हमारे, खमास हो गए या आंध्र प्रदेश के आ जाते हैं, इसके बाद हमारे महाराष्ट्र के मराठा कास्ट हो गए, फिर जट्स हो गए हमारे, जाट्स वाले पंजाब के, हरियाणा के हो गए, वेस्टर्न यूपी के हो गए, ये आ जाते हैं, फिर पाटीदार हमारे गुजरात साइड के। ये कुछ ऐसी कास्ट हैं जो एकदम से हमारे टॉप लेवल पर हमको दिखने लगते हैं डोमिनेंट। तो ये पूरा कहना है हमारी दूसरी थ्योरी का, पूरे दूसरे कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हमारा सीधे लास्ट पैरा आता है, इसके बाद फिर हमारे जो फेमस थोड़े से पर्सनैलिटी और उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमारे सामने एक पैराडॉक्सिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। आपने पैराडॉक्स बहुत सुना होगा, इंग्लिश का एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है कि 2 वर्ड ऐसे साथ में जोड़ दिए जाते हैं जिनके मीनिंग एकदम अपोजिट हो जाते हैं। तो ये पूरा होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी है और वो ओपन भी है, तो इसे पैराडॉक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जहां पूरे चैप्टर में यही बात कर रहे हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसकी वजह से अपर कास्ट वालों को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन हमारी बुक में दिया हुआ है कि अपर कास्ट वालों के लिए कास्ट ही वो हो गया इनविजिबल। अभी कैसे हुआ पूरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे जितने अपर कास्ट वाले लोग हैं या फिर अपर क्लास वाले, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, अब पहले अब एक चीज नोटिस करिए, अब कास्ट से हम क्लास पर आ गए, मतलब अब चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। अब कास्ट नहीं, अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाता है कि आप मिडिल क्लास में आते हो कि आप अपर क्लास में आते हो। तो कुल मिलाकर अगर हम सिंपल वे में बोले तो जो हमारे यहाँ के रईस लोग थे जिनको हमेशा से कास्ट से प्रॉफिट हुआ है, इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कास्ट एकदम से गायब हो रहा था। इसका सिंपल रीजन ये, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसका जो हमारे अपर कास्ट वाले लोग हैं और अपर क्लास वाले लोग हैं अर्बन एरिया में, इन सब ने एकदम फायदा उठाया कास्ट सिस्टम का। फायदा कैसे उठाया, इन लोग पहले से पढ़े लिखे थे, पहले से इनके पास पैसा था, तो इन्हें अच्छा पूरा जितने भी पैसे का सदुपयोग करना था इन्हें करा। इनको जॉब्स मिलने लगी, भाई नई जॉब्स आ रही हैं, नई जॉब्स में उन्हें बोल दिया हमें कास्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे कोई बिठाएंगे ना, तो जितनी अच्छी जॉब है वो इनको मिल रही थी। साथ ही साथ हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने जितना भी पढ़ाई लिखाई का किया था, मेनली साइंस में, मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे कुछ सब्सिडाइज्ड पढ़ाई कर दी थी। तो हमारे जितने भी अपर कास्ट वाले थे इन लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ाई करी, एकदम और पढ़े लिखे होते जा रहे थे। तो इन सब चीजों का फायदा किसने उठाया, हमारे अपर क्लास के लोगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने फुल एकदम फायदा उठाया। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ने फायदा उठाया। इसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन जो आई उसने इसका फायदा उठाया, लेकिन अब थर्ड जनरेशन के आने की जैसे ही बारी हुई तो यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले। अब हमारी अपर कास्ट वालों का मानना होना था कि अब ये जो सक्सेसफुल हो गए हैं, अब यहाँ पर इनका कास्ट का रोल इतना खत्म सा होता हुआ दिखाई दे रहा है इनको। इसका सिंपल रीजन ये है, अगर हम पहले की बात करें तो पहले लोग जानबूझकर अपनी कास्ट को ज्यादा अहमियत देते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नीचे वाली कास्ट वालों को दबाते जाओगे तो आप ही ऊपर रहोगे। तो अपर कास्ट वाले पहले सही में ऐसा करते थे, लेकिन इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि अपर कास्ट वाले पढ़े लिखे हो गए, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एकदम पावरफुल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर जनरेशन
आएगी, उनको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, एजुकेशन भरा पड़ा हुआ है। तो अब हमारी जो थर्ड जनरेशन आई, इनका कहना था कि कास्ट के साथ खेलकर कोई मतलब नहीं है, कास्ट के बारे में सोचकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम खुद इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा खुद इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि हमको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। तो ये पूरा सीन आया, मतलब सबसे पहले हमको क्या समझ में आया कि जो भी अपर कास्ट वाले लोग हैं, अपर क्लास वाले लोग हैं और मिडिल क्लास को भी आप इसमें गिन सकते हैं, इन सब के लिए कास्ट पूरी इनविजिबल हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई थी, जैसा मैंने आपसे बोला, अपर क्लास वाले जितने लोग हैं, अपर कास्ट वाले जितने लोग हैं, इन लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि सिंपल सी बात है, इनको पढ़ने का मौका मिला, सब मिला। लेकिन यहाँ पर भी ना एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिल गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी अपर क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, सब पढ़े लिखे हो गए। अपर कास्ट के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज भी पुअर रह गए थे। तो कुल मिला के पहले ऐसा था, आप सपोज कीजिए कि इतने सारे लोग हैं जो पूरे अपर कास्ट वाले हैं और इन लोग हमेशा कास्ट सिस्टम को प्रमोट करते हैं, लेकिन अब इनमें से 50% से ज्यादा लोग अब ऐसे जिनको कास्ट से कोई लेना देना नहीं। अब उनकी कास्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है, शादी में उन लोग कास्ट देखेंगे, अपना कोई भी रिलीजियस वर्क है उसमें कास्ट देखेंगे। अब इनका पूरा मन हट चुका था। इस वजह से जो पुअर लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और हमें देखने को मिल रहा था कि अपर कास्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आ गया था। इसके अपोज में सीधे अगर हम बात करें हमारे लोअर कास्ट वालों की, तो इनको कास्ट और ज्यादा डबल दिखने लगी थी। इसका सिंपल रीजन हमारे सामने आता है, जो हमारी अब फिर से फर्स्ट जनरेशन में हम जाएंगे। अब यहाँ पर अपर कास्ट वाले जितने लोग हैं ये तो फायदा उठा रहे थे अपने कास्ट सिस्टम का। लोअर कास्ट वाले क्या करें? इनको तो आपने सीधे बोल दिया कि भैया मार्केट में जाके कंपटीशन है, लड़ो, जॉब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन अरे जॉब करने के लिए पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए ना। अब लोअर कास्ट वाले पढ़े लिखे तो थे नहीं उस समय, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी कि पैसा लगा के अपना धंधा खोल सके। माना प्राइवेटाइजेशन होगा आगे जाके, माना कैपिटलिज्म अब आ चुका है, लेकिन कैसे करें? पैसा भी होना जरूरी है ना। तो पैसा नहीं था, तो इन लोग क्या करते थे, इनको कास्ट थी एक ऐसी चीज थी जो प्रॉफिट देती थी। सबसे पहले प्रॉफिट क्या देती थी? रिजर्वेशन। भाई आप लोअर कास्ट के हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये एक प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को बार बार बताओगे कि मैं लोअर कास्ट में आता हूँ, मैं लोअर कास्ट में आता हूँ, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन भी उतना फेस करना पड़ेगा। मतलब चाहकर भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पा रहे थे, क्योंकि अगर आइडेंटिटी छुपाएंगे तो इनको जॉब नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे, और अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? तो कुल मिला के डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता जा रहा है, पैसा भी नहीं है, हर तरफ से बेचारे लोअर कास्ट वाले फंस गए थे। तो इनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा विजिबल हो गई थी। मतलब हमारे सामने सीधे दो चीजें आती हैं। एक चीज हमारे सामने आती है कि अपर कास्ट वालों के लिए कास्ट ही इनविजिबल हो रहा था, और हमारे लोअर कास्ट वाले कास्ट की वजह से ही इस दुनिया में पहचाने जा रहे थे। तो दो एकदम बहुत ही अलग अलग बात आई, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों की जो शायद बोर्ड में आपको देखने को मिल जाए। आप मुझे कमेंट में, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे जरूर बताइएगा, क्या हम वीडियो में ये बॉक्सेस एक्सप्लेन करें कि ना करें? क्या ये आप बुक से खुद पढ़ लेंगे? क्योंकि एक्सप्लेन करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वीडियो फ्री में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले जो एक फेमस पर्सनैलिटी अब हमारे सामने आते हैं वो है ईवी रामस्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है। इनका बर्थ 1879 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1973 में। साउथ इंडिया में जितने भी लोअर कास्ट के मूवमेंट हो रहे थे उसके ये लीडर थे, साथ ही साथ इनको रेशनलिस्ट भी बोला जाता है। इनका मानना था कि ऑल मैन आर इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इनका कहना था कि लोगों को इक्वालिटी और लिबर्टी के साथ जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरे फेमस पर्सनैलिटी हमारे सामने आते हैं वो है श्री नारायण गुरु। इनका बर्थ हुआ था 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1928 में। इनने भी जितने भी कास्ट सिस्टम के इल इफेक्ट हैं उनको खत्म करने के लिए एक मूवमेंट किए थे। हालांकि इनके जितने भी मूवमेंट थे बहुत ही क्वाइट वे में होते थे, ज्यादा ऐसा कोई शोर शराबा नहीं होता था, लेकिन इनने भी बहुत काम किया और इनके वर्ड्स बहुत ज्यादा फेमस है। इनने कहा था कि वन कास्ट, वन रिलीजियन, वन गॉड फॉर ऑल मैन। इनका कहना था कि हर मैन के लिए एक ही कास्ट है, हम सब एक ही रिलीजन के और हमारे सिर्फ एक ही भगवान है। तो इनके वर्ड्स आज भी बहुत ज्यादा जाना जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लास्ट फेमस पर्सनैलिटी। इसके लास्ट हमारे सामने फेमस पर्सनैलिटी आते हैं, इनके बारे में हमने पहले भी बात करी, एम एन श्रीनिवास। इन्हीं ने हमारी संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट की पूरी वो दो कॉन्सेप्ट दिए थे। इनका बर्थ हुआ था 1916 में और इनकी डेथ हुई थी 1999 में। और इनने एक बुक लिखी थी द रिमेंबर्ड विलेज। ये एक बहुत ही फेमस बुक है। अगर हम बात करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के बारे में तो इस बुक का वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत ही फेमस बुक है। और अगर इनकी बात करें तो इनके दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही फेमस हुए थे और इंडिया में इनको बहुत ही बड़ा सोशियोलॉजिस्ट और एज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट माना जाता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई नो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। सोशियोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा देना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो को लाइक बनता है,
कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन में आपको क्या और अच्छा चाहिए या क्या चीजें हम ना करें या जो भी आपके सजेशन हो, सब हमारे वेलकम है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं तो कर रहा हूँ हमारे वीडियो में, तब तक के साइनिंग ऑफ गुरु टेंगुरिया, बाय।